गुड इवनिंग बच्चों। आपको पता है कि जैसा कि हम कल टॉपिक शुरू किया था, पार्ट 1 में आपको बताया था कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। ऑल द स्टूडेंट्स आर वेलकम टू इंग्लिश विद हरिओम सर। आज हम उसी में आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि जो नरेशन होता है हमारा, नरेशन हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही नीट एंड क्लीन नोट्स बनाते हैं। तो नरेशन कितने प्रकार के सेंटेंसेस पे बनेगा ये हमको देखना है। द फर्स्ट वन इज assertive sentences। assertive sentences जो होते हैं, there are two types of sentences, affirmative sentences, second one is negative sentences, बच्चों आप ध्यान देंगे कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। यानी इसको भी असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, इसको भी असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। कैसे बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस इन नेगेटिव, यानी जो नॉट वाले सेंटेंसेस होते हैं वो भी असर्टिव होते हैं और जो विदाउट नॉट वाले होते हैं वो भी असर्टिव सेंटेंस होते हैं। इन दोनों प्रकार के सेंटेंसेस की हम नरेशन सीखेंगे, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। दिस इज फर्स्ट वन। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चंस, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर या तो यस में आता है या नो में आता है, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम यस नो टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। सेकंड वन इज WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चंस। WH टाइप का मतलब से व्हाट से शुरू होंगे, वाई से शुरू होंगे, वेयर से शुरू होंगे, हु से शुरू होंगे। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में WH टाइप क्वेश्चंस कहा जाता है। थर्ड वन इज imperative sentences। Fourth one optative sentences। फिफ्थ का टाइप होगा exclamatory sentences। So you can see there are 5 types of sentences। इन्हीं सेंटेंसेस को हम चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंसेस। ओके, सेकंड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड वन इज imperative sentence। फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स में आते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस 2 टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर ऑल्सो 2 टाइप्स, यस नो टाइप क्वेश्चंस एंड WH टाइप क्वेश्चंस। वन बाई वन करके हम इनकी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच को देखेंगे। और नेक्स्ट आप सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे
हेडिंग पड़ेगी रूल्स फॉर, अब हमने लिया इसमें सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस। सभी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ ग्रामर में रूल्स दिए हुए हैं, उन्हें हम इजीएस्ट वे में सरल से सरल तरीके में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने लिया असर्टिव सेंटेंसेस के लिए क्या रूल्स हैं। ओके, तो इसको ज़रा आप कॉपी करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप कि आपने कर लिया होगा। आगे चलते हैं। रूल फर्स्ट हम लेंगे। रूल फर्स्ट क्या कहता है? रूल फर्स्ट क्या कहता है? इफ रिपोर्टिंग वर्ब, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज with its objects, with its object, यदि रिपोर्टिंग वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के साथ है, then we change the verb in the following manners, following manners। कैसे चेंज करते हैं आप देखेंगे। जैसे आपको ये वर्ब दिया है कि फर्स्ट में देखा हमने से टू प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है, से टू प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड में डायरेक्ट स्पीच में सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जा सकता है। ओके, और थर्ड वन ये भी हो सकता है सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये डायरेक्ट स्पीच में हमको दिया है। अब हम क्या करेंगे, जब उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में या इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम उसको चेंज करेंगे तो क्या पाएंगे, से टू चेंज टेल प्लस ऑब्जेक्ट, टेल प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यानी से टू चेंज इनटू टेल, सेज टू चेंज इनटू टेल्स प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या है ऑब्जेक्ट। सभी बच्चे साथ में बोलेंगे भी और ध्यान से देखेंगे। इसके बाद वीडियो को पॉज करेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सेड टू, सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं बच्चों, टोल्ड में, टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट, टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा रूल्स था, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज विद इट्स ऑब्जेक्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है, देन तब वी चेंज द वर्ब इन द फॉलोइंग मैनर्स, से टू चेंज इनटू टेल, सेज टू टेल्स, सेड टू टोल्ड। अब इसी के नीचे हम एक नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नोट क्या होगा देखें आप। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज विदाउट इट्स ऑब्जेक्ट, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज विदाउट इट्स ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट के बिना ही आती है, देन we do not change, हम नहीं बदलते हैं। we do not change the verb
of the principal clause। तब हम प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब को चेंज नहीं करते हैं। जैसे हमने देखा, इफ क्या आया है, केवल सब्जेक्ट दिया है, उसके बाद क्या दिया है, से लिखा है। सेकंड में सब्जेक्ट है, उसके बाद सेज लिखा है। थर्ड वन, यदि सब्जेक्ट दिया है प्लस सेड लिखा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि ये जो वर्ब हैं से, सेज एंड सेड चेंज नहीं होंगे। सब्जेक्ट जो है वही सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हम भी से लिखेंगे। इसमें भी जो सब्जेक्ट दिया है वही रहेगा प्लस सेज। इसके साथ भी सब्जेक्ट प्लस सेड। नो चेंज व्हेन वी कन्वर्ट द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर होगा I say he is a good man। He is a good man। I say he is a good man। तो I say, बिकॉज सब्जेक्ट क्या है यहां पर, देखो ध्यान दें सही बच्चे, I क्या है, सब्जेक्ट है, से क्या है, वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए से को हमने से में लिखा। दैट ही इज अ गुड मैन। सेंटेंस में और भी चेंजेस हुए हैं, उन पे अभी आप ध्यान नहीं देंगे, आप केवल इस पर ध्यान दें कि से का से क्यों लिखा गया है। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में यानी प्रिंसिपल क्लॉज में क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको से का से लिखा गया है। अब मैंने एक वर्ड यूज किया यहां पर, प्रिंसिपल क्लॉज। क्या ये बात आपके समझ में आई? मुझे नहीं लगता है कि आई होगी। इस बात को थोड़ा समझें। सेंटेंस में जब दो सेंटेंस जुड़ते हैं, डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच बनता है, तो एक डायरेक्ट में एक सेंटेंस आगे होता है, एक सेंटेंस पीछे होता है। जो इन्वर्टेड कोमा है वो अलग सेंटेंस है, और इन्वर्टेड कोमा के बाहर है वो अलग सेंटेंस है। जिस सेंटेंस में, सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन में, यदि यहां पर एक यहां होगा, एक इधर होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन। जिस सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन के आगे कंजंक्शन लग गया, क्या लग गया, कंजंक्शन, तो वो तो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जिसमें कंजंक्शन नहीं होता है वो होता है प्रिंसिपल क्लॉज। क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज। तो इसमें आप देख रहे हैं यहां पर कि ये जो सेंटेंस लिखा है ये वाला, ही इज अ गुड मैन, हियर ही क्या है, ही इज सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, लेकिन किसको फॉलो कर रहा है, कंजंक्शन को। किसको फॉलो कर रहा है, कंजंक्शन को। तो ये क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज नहीं हो सकती, ये क्लॉज कौन सी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेकिन यहां भी एक सब्जेक्ट है और ये भी एक वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्लॉज होता है, लेकिन यहां कोई भी कंजंक्शन नहीं है, इसलिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। इसलिए मैंने रूल में लिखा था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट हो तो हम नहीं बदलते हैं किसकी वर्ब, प्रिंसिपल क्लॉज की। मींस जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, जितने भी आपके डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा के बाहर लिखा हुआ है, ऑल आर प्रिंसिपल क्लॉजेस, ऑल आर प्रिंसिपल क्लॉजेस हैं। जब इनडायरेक्ट बनाते हैं
तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज में चेंज हो जाता है। आपके एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि जितने भी आपके इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं वो सभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। यदि आपके किसी एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि इसकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, तो डियर स्टूडेंट उसको आप इनडायरेक्ट में चेंज कर देना, दैट विल बी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी कि हमारा रूल 1 था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो से, सेज एंड सेड इनको चेंज कर दिया जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनको चेंज नहीं किया जाएगा। ओके, आप इसको कॉपी करें पॉज करके वीडियो को, और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आई होप आपने कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल्स के लिए। The second rule is, rule 2। नंबर को मेंशन नहीं करेंगे कि कितने रूल्स आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए और हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बदल पा रहे हैं। सेकंड चीज क्या है? वी यूज that to remove inverted commas, to remove inverted commas। यानी हम क्या यूज करते हैं बच्चों? that। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस होगा, जब रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज दी है, यदि वो क्या है, वो असर्टिव सेंटेंस है यानी अफर्मेटिव है या क्या है, निगेटिव है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए वी यूज दैट। इस बात को आप एग्जाम्पल से समझें। किससे समझेंगे आप? एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल है, he said to me I have passed in this examination, he said to me, inverted comma start, I have passed in this examination। ओके, ही, अब यहां देख रहे हैं आप कि ये रिपोर्टिंग प्रिंसिपल क्लॉज की रिपोर्टिंग वर्ब है, लेकिन यहां क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम बदल देंगे। किस में चेंज होगा? ये टोल्ड, हियर मी। दिस इज इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट। वाई? क्यों? बिकॉज ये रिपोर्टेड स्पीच में कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। दैट ही हैड पास्ड इन दैट एग्जामिनेशन। जो भी अदर चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं उसको आप अभी अवॉइड करें। अभी आप केवल ये ध्यान दें कि टोल्ड क्यों आया, टोल्ड यहां क्यों आया? क्योंकि दिस पोर्शन इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है इसलिए इसको चेंज किया गया है। दैट हैज बीन यूज्ड टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। एक और एग्जांपल ले लो, यदि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है तो एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं।
आई नो हर एड्रेस, आई नो हर एड्रेस, आई नो हर एड्रेस सेड गोपी। देखिए इस टाइप की जब आपको पढ़ा दिया गया टॉपिक कि डायरेक्ट स्पीच इस प्रकार की भी आपको मिल सकती है जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पीछे होती है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि गोपी सेड, इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी इसकी गोपी सेड। अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड का सेड लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा किससे रिमूव होगा? दैट से। किससे रिमूव होगा? दैट से रिमूव होगा। ही, गोपी जो है ही है, क्या है? ही, यानी मैस्कुलाइन जेंडर है। ही न्यू हर एड्रेस। इसमें भी अदर चेंज आप अवॉइड करेंगे। अभी आगे चलकर सारे चेंजेस आपको समझ में आएंगे। दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल। हमने सेड का सेड क्यों लिखा? क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट क्यों यूज किया? टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमा। दो जगह अंडरलाइन हो रहा है, रूल नंबर 2 चल रहा है। यानी इतना समझ में आने चाहिए कि सेड क्यों आया और दैट क्यों आया। अब इसमें थोड़ा हम कंपटीशन की ओर आपको थोड़ा लेके चलते हैं। जैसे आपने अपने रेगुलर एग्जाम पास कर लिए, यानी यूनिवर्सिटी एग्जाम, ग्रेजुएशन कर लिया, 12th कर लिया आपने। इसके बाद क्या है कि आप इस नियम से थोड़ा स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। क्या चिपक जाते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए दैट का यूज होगा। ये कोई जरूरी नहीं है। मैं एक बहुत ही फेमस बुक को कोट करना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू रेन एंड मार्टिन, रेन एंड मार्टिन की जो ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज की बुक है, इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड बुक और ये बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है। तो रेन एंड मार्टिन की अकॉर्डिंग इस सेंटेंस में जो हम एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो क्या है, जैसे ही सेज, यानी हमने किस में लिखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ही सेज कि आई एम एट होम, आई एम एट होम। ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच बनती है ही सेज ही इज एट होम, ही सेज ही इज एट होम। ये स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच है। ये स्पीच मेंशन्ड है रेन एंड मार्टिन में। यानी इसका आशय क्या है? इसका आशय कि ही सेज ब्रैकेट में दैट ही इज एट होम। यानी रेन एंड मार्टिन के अकॉर्डिंग सेज रहा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहां दैट नहीं लगाया। उन्होंने दैट को अंडरस्टूड कर दिया है, यानी उसमें छिपा हुआ है। तो मेरा कहने का आशय इतना ही है कि जब आप कोई एग्जाम दो, यानी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो जिसमें आपके ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें यदि कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें दैट नहीं लग रहा है और रिमेन रूल आपका बिल्कुल फॉलो हो रहा है, तो वो सही होगा, वो गलत नहीं होगा। दैट लगता भी है और नहीं भी लगता, छिपा दिया जाता है। क्या है? छिपा दिया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल साइट किया है अकॉर्डिंग टू रेन एंड मार्टिन, कि रेन एंड मार्टिन की इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं? ही सेज ही इज एट होम, इट इज अ राइट सेंटेंस, इट इज अ राइट सेंटेंस। तो बच्चों आपने क्या समझा कि इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज होता है। और फंक्शनल ग्रामर में जब हम बोर्ड का एग्जाम देते हैं, रेगुलर एग्जाम देते हैं, तो हम दैट का यूज करेंगे। जब हम कंपटीशन देते हैं और हमारे ऑप्शन में दैट नहीं दिया है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये सेंटेंस गलत है, वो भी सही है, क्योंकि उनका ये दैट जो है छिपा रहता है। दैट क्या है? छिपा रहता है।
ये आपकी नोट करने की चीज़ थी, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरीके से एक एक करके छोटी छोटी चीज़ें करके आपको हर जगह पर बताया जाएगा कि रेगुलर क्लास में यहाँ तक सही होता है और कंपटीशन में इससे बात थोड़ी आगे बढ़ जाती है, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट होंगे या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होंगे, जिस भी क्लास के स्टूडेंट है, आगे चल करके आपको एट लास्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद और भी चीज़ कुछ ऐसी है कि जो सही हो सकती है। जैसे पहले शुरू में आपने देखा डायरेक्ट स्पीच लिखने के वेरियस वेज देखे, इस तरह से लिखे जाते हैं। ऐसे ये वाला रूल है, ये हम पढ़ते हैं बोर्ड क्लासेस में, वेरी पॉपुलर एंड फेमस एंड ट्रेडिशनल। लेकिन जब हम CBSE की इंग्लिश देखते हैं या बुक्स हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसी इंग्लिश लिखी रहती है और हम फिर ढूंढते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो दैट इज अंडरस्टूड रहता है। ओके, अब उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप जरा इसे कॉपी करें, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। आई होप आपने कर लिया होगा। सभी बच्चे उम्मीद कर रहा हूं कि एक नोट कॉपी बनाएंगे, उससे आप अच्छे से नोट बनाइए। आपकी नोट कॉपी जितनी अच्छी होगी उतना ही आप जल्दी से उसे रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट, रूल है रूल नंबर 3। we do not change the tense of reported speech. We do not change the tense of reported speech when it has the following things, the following statements कहेंगे आप, स्टेटमेंट्स। रिपोर्टिंग वर्ब को यानी चेंज द टेंस है जो है ना आपका, ये रिपोर्टेड स्पीच का हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। वी डू नॉट चेंज द टेंस, we do not change the tense of reported speech when it has the following statements. What? क्या क्या चीज होगी तब हम चेंज नहीं करेंगे। सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे। पहली चीज क्या है, यानी पहला होगा यूनिवर्सल ट्रुथ। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ दिया है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे, नहीं चेंज करेंगे उसको। सेकंड, हैबिचुअल एक्शन हो, हैबिचुअल एक्शन यदि स्टेटमेंट बना है किसका, रिपोर्टेड स्पीच का, तब भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। तीसरी चीज है, यदि प्रोवर्ब दी हो, प्रोवर्ब अगर स्टेटमेंट बनती है किसका, रिपोर्टेड स्पीच का। प्रोवर्ब का मतलब होता है, हिंदी में अगर जानना चाहेंगे तो कहावत। क्या होता है? कहावत होता है। क्या होता है? कहावत होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोवर्ब कहते हैं। फोर्थ, यानी फर्स्ट वन यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तब भी टेंस चेंज नहीं होगा। सेकंड हैबिचुअल एक्शन होगा तब भी टेंस चेंज नहीं होगा। थर्ड प्रोवर्ब होगी तब भी टेंस चेंज नहीं होगा। एंड कॉमन सेंस, चौथी चीज है कॉमन सेंस। यदि कोई कॉमन सेंस का स्टेटमेंट है या GENE अरे जनरल फैक्ट है, जनरल फैक्ट है,
तब भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट है फिफ्थ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू simultaneous actions of the past। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट आपको ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। सबसे पहले तो ये समझें साइमल्टेनियस एक्शंस क्या होते हैं। इसको हिंदी में जानना चाहेंगे तो एक साथ होने वाली क्रियाएं साइमल्टेनियस एक्शंस कहलाती हैं। यदि पास्ट में दो एक्शंस एक साथ हो रहे हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनका टेंस चेंज नहीं करते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे when I was reading the newspaper, he was playing cricket। तो मेरा अखबार पढ़ना और उसका क्रिकेट खेलना दोनों ही एक्शन किसके हैं? पास्ट के हैं। किसके हैं? पास्ट के हैं। when I was reading the newspaper, he was playing the cricket। यदि ऐसी सेंटेंसेस रिपोर्टेड स्पीच में आएंगी तो वी डू नॉट चेंज इट्स टेंस, तो हम इसका टेंस नहीं बदलेंगे। बच्चों ये मत मानना कि ये लिख दिया हो गया। आई विल साइट एग्जाम्पल फॉर ईच पॉइंट। मैं हर पॉइंट के लिए आपको एग्जाम्पल साइट करूंगा। एग्जाम्पल देखिएगा, इस सारी चीजों को क्लियर करने के लिए हमें एग्जाम्पल्स देखें, इलिस्ट्रेशंस देखें। ओके, फर्स्ट के लिए हमने देखा द टीचर said to the students, क्या बोला इन्होंने? द सन इज वेरी हॉट। द सन इज वेरी हॉट यूनिवर्सल ट्रूथ है, बहुत करोड़ों वर्ष पूर्व भी हॉट था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द सन इज वेरी हॉट। डीएस का मतलब डायरेक्ट स्पीच, आईडीएस का मतलब इनडायरेक्ट स्पीच। क्या ध्यान देने की जरूरत है यहां पर? इस सेड के बाद में ऑब्जेक्ट दिया है तो टोल्ड आया, पहली चीज। इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए दैट का यूज किया है। इज रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस है, इज ही रखा गया है। वाई? द सन इज वेरी हॉट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, that is why we did not change its tense। okay, the second example हर किसी का आप एग्जाम्पल देखेंगे और पाएंगे कि क्या चीज है वो। जैसे आई सेड, ये हैबिचुअल एक्शन के लिए आई सेड आई वॉक in the morning, I walk in the morning daily। ये आई सब्जेक्ट का हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन क्यों हुआ? क्योंकि डेली का यूज हो रहा है। जो एक्शन डेली हो रहा है दैट मीन्स वो हैबिट है उसकी। तो आई सेड आई वॉक इन द मॉर्निंग डेली, तो क्या इसकी इनडायरेक्ट होगी? आई सेड that I walk in the morning
daily, in the morning daily. This is DS and this is IDS. ओके, आप यहां ध्यान देंगे किस चीज में कि सेड का सेड क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट क्यों लिखा है, क्योंकि हमने इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया है। और वॉक जो वर्ब थी रिपोर्टेड स्पीच की, इसको वॉक ही रखा गया है। क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो स्टेटमेंट है आई वॉक इन द मॉर्निंग डेली, इट इज अ हैबिचुअल एक्शन, इट इज अ हैबिचुअल एक्शन, इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया है। ओके, अब देखिए थोड़ा वीडियो की लेंथ बढ़ रही है। रिमेन पार्ट विल बी कंटिन्यूड इन फर्दर वीडियोस। ओके, आपको आज की क्लास कैसी लगी आप उसे कमेंट करें। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है या कोई सजेशन है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। और क्लास अच्छी लग रही है, सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी करते जाना है, सब्सक्राइब भी करते जाना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।